ना आए। तो सर आपने यहाँ कितनी कैपेसिटीज का प्लांट सेटअप किया हुआ है सर? सर इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि जब हम प्लांट सेटअप करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और उसकी कॉस्ट, जो एक हर एक बिजनेसमैन का ना एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है कि सर हम रॉ मटेरियल भी है, मैं बैंक से पैसा भी प्लान कर सकता हूँ और लेकिन मैं बना भी लूँगा, लेकिन मैं इसको बेचूँ कहाँ पे? क्योंकि देखिए आप अगर नए इन्वेस्टर हैं तो सर ने बहुत एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आप घबराइए मत, अभी कोई ऐसा है इतना हाई लेवल के कोई इश्यूज जनरेट नहीं, क्योंकि डिमांड प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा है। तो सर एक हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बायोमास सेक्टर्स में बायोमास पैलेट का जो एक प्लांट है उस प्लांट से रिलेटेड जो है आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशंस हम आज यहाँ पे जो ग्रीन एग्रो बायोमास, जो कि एक बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फतेहाबाद में है, जो कि एक हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे प्रैक्टिकली हमने विजिट किया है। और आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ इस प्लांट के जो ऑनर हैं श्रीमान दीपक शुरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरा जी स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी। आज हम आपको बताएंगे कि बायोमास पैलेट के जो प्रैक्टिकल चैलेंज है, क्योंकि सर का देखिए बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ प्लांट सेटअप किया हुआ है। प्रैक्टिकल ही बातें हम सर से जानेंगे, ताकि यदि आप बायोमास सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ऐसे कौन से चैलेंज हैं, ऐसे कौन से जो पॉइंट है जो आपको टेक केयर करना चाहिए, सर अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो यदि आप बायोमास सेक्टर्स में बायोमास ब्रिकेटिंग या पैलेटिंग प्लांट को सेटअप करने जा रहे हैं तो ये जो पॉडकास्ट है, ये जो वीडियोस हैं, ये जो इंटरव्यूज हैं सर के साथ, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए बायोमास पैलेट की जो शुरुआत हम सर के साथ जो डिस्कशन करते हैं, जानना चाहेंगे सर ये जो आपने प्लांट सेटअप किया है ये हरियाणा में आपने किस जगह पे सेटअप किया है सर? ये हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने सेटअप किया है और सोतर भट्ठू गांव है ये। जी जी जी। तहसील फतेहाबाद है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है जी। इसमें सबसे पहले तो जैसे आपने क्या कि कहाँ पे क्या क्या इसके अंदर है वो आती हैं, दिखते हैं। सबसे पहले तो प्लांट लगाने से पहले जी जी जब सर्वे करते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे रॉ मटेरियल हमारे को आसानी से अवेलेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट आ जाता है भी हम प्लांट मशीनरी जो ले आए जी जी, तो किस तरह की ले आए, कहाँ से ले आए। वेरी गुड सर। इसके लिए कई चीजें देखनी पड़ती हैं मार्केट में। भाई मशीनें आप उसकी लो जो मार्केट में सर्विस और स्पेयर पार्ट आसानी से अवेलेबल हो जाए। बहुत क्योंकि सबसे पहले जो दिक्कत आती है तो रॉ मटेरियल की आती है। रॉ मटेरियल का आपने चुनाव कर लिया, हम उस एरिया में करेंगे वहां पराली का और अच्छा हमारे को मिल जाएगा, वो तो हो गया। सेकंड फिर आती है हमारे पे मशीन, जो प्लांट लगाना है कहाँ से ले आएंगे, किस कंपनी का प्लांट लेना चाहिए, वो आपने मार्केट से और सारा पता मतलब करना पड़ेगा। लग भी जाता है पता, भाई जिसकी सर्विस और स्पेयर पार्ट ठीक तरीके से मिल जाए उस कंपनी का आपने प्लांट लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। देखिए सर ने बहुत अच्छा पॉइंट जो शेयर किया है कि यदि आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो सबसे पहले सर ने सबसे पहला ही पॉइंट ये शेयर किया है भी आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है और कितनी है। उसके बाद ही जो है आप प्लांट एंड मशीनरी का सिलेक्शन कीजिएगा। और उसमें भी सर की जो प्रेफरेंस है वो ये है कि प्लांट जब सेटअप हो तो उसकी सर्विसेज कैसी हैं, ताकि आपको प्लांट ऑपरेट करने में प्रॉब्लम ना आए। तो सर आपने यहाँ कितनी कैपेसिटीज का प्लांट सेटअप किया हुआ है सर? ये 5 टन पर घंटे का प्रति घंटे के हिसाब से हमने प्लांट सेटअप किया है। जी जी। और यहाँ हमारे पास 10 एकड़ लैंड है। वेरी गुड। तो इसमें जैसे हमें स्टॉक के लिए चाहिए 8 एकड़, तो कम से कम 8-9 एकड़ तो हमारे को स्टॉक के लिए चाहिए, 2 एकड़ चाहिए हमारे को प्लांट लगाने के लिए। जी देखिए आपको 8 एकड़ का कैंपस यदि आप अरेंज करते हैं तो स्टॉक के लिए है, रॉ मटेरियल के स्टॉक के लिए है, और 2 एकड़ का कैंपस आपको प्लांट सेटअप करने के लिए, जो अलाइड एसेसरीज हैं वो सेटअप करने के लिए। सर इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि जब हम प्लांट सेटअप करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और उसकी कॉस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा रोल हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल, और इसके अंदर पैसा भी बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इसका तो लाइट का अब ये चीजें देखने वाली कि आपसे
पावर हाउस कितनी दूर है, कितनी दूरी पे है। अगर कोशिश ये करे जहाँ रॉ मटेरियल भी मिल जाए आसानी से और पावर हाउस भी नजदीक हो तो इलेक्ट्रिसिटी के जो खर्चे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। और जैसे फाल अगर लंबी कोई लाइन जाती है आपका 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से अगर कोई लाइन आती है तो उसमें फॉल्ट होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब पावर हाउस के आसपास किलोमीटर के दायरे में अगर बात बन जाती है तो उसमें थोड़े खर्चे कम हो जाते हैं जी। मीन्स टू से कि यदि पावर हाउस यानी जो आपका जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है यदि वो आपके साइट के नज़दीक है तो आपके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम रहेगी। तो ये भी फैक्टर आपने ध्यान रखना है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो, इसके लिए रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो, ये भी आपने ध्यान रखना है। सर इसमें जो प्लांट जैसे आपने रॉ मटेरियल बताया, हाँ जी, तो रॉ मटेरियल की जो प्रोक्योरमेंट है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये भी चैलेंज आता है कि सर हम प्रोक्योरमेंट कैसे करें, और ये जो बिजनेस है ना सर सीजनल है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें आप क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे इसकी प्लानिंग करनी चाहिए? इसकी तो दो तरीके की प्लानिंग है। मार्केट से भी हमें सीजन में माल मिल जाता है और सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि हम बेलर वगैरह प्लांट के ही ले लेने चाहिए ताकि पूरे साल का मटेरियल हम एक बार अपने जो 8-10 एकड़ के अंदर स्टॉक कर लें और पूरे साल यहीं से माल अपना उठाया, पायलट बनाया, मार्केट में सेल कर दिया जी। मीन्स टू से आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट होती है उसमें बेलर जो काम करता है, हाँ जी, वो यदि हमारा खुद का होगा तो वो फील्ड पे जाके वहां से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। और उसका एक और सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो लगभग 1 रुपया केजी किलो आपको प्लांट को सस्ता माल पड़ेगा अगर हमारे खुद के बेलर हैं तो। बहुत ही बढ़िया सर। देखो बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजिक, यदि आपके पास अपना इन्वेस्टमेंट लाइनअप है तो आप खुद के बेलर सेटअप मतलब बाइंग करके और प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। सर इसमें एक जो चैलेंज ये रहता है कि बड़ी क्वांटिटी में आपको स्टॉक करना पड़ता है, तो आप कैसे मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करते हैं? किसानों के साथ एडवांस में पे आउट करते हैं या कैसे? नहीं, ये क्या है, जहाँ जब पराली का सीजन होता है ये बहुत कम समय का 15 से 20 दिन का सीजन होता है जी जी, और हर किसान ये चाहता है कि फटाफट मेरे खेत से पराली उठ जाए ताकि मैं आगे गेहूं की बिजाई कर सकूं, क्योंकि उस टाइम समय किसान के पास बहुत कम होता है। और हमारी सरकार भी ये चाहती है कि पोल्यूशन ना बढ़े, किसान को भी 2 पैसे आमदन बढ़े और ये पराली भी प्रॉपर तरीके से प्लांटों में चली जाए। तो सबसे बेस्ट ये कि प्लांट के साथ साथ आपने इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो सबसे बेस्ट है। एक तो बेलर 2 या 3 बेलर अपने राउंड बेल के हों और उनके साथ अपने जो भी साधन चाहिए, अपने ट्राले हैं और जो भी हैं तो वो अपने स्टॉक में आके लगाएं, लोडर वगैरह रखें सारा, तो प्लांट को एक प्लांट ही लग जाता है, वो भी 1 रुपए किलो का मार्जिन प्लांट को एक्स्ट्रा बच जाता है इस चीज से। जो रॉ मटेरियल की अगर कॉस्ट को आप रिडक्शन करना चाहते हैं तो सर का जो सुझाव है कि खुद के लोडर खुद के बेलर अगर आप सेटअप करते हैं तो जो रॉ मटेरियल आपको 2 रुपए में पड़ता है वो अप्रोक्सीमेटली सर आपको वो 90 पैसे या 80 पैसे में पड़ जाएगा। और यही एक कॉस्ट एडवांटेज आप उठा सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव सर का है। सर दूसरा इसमें ये बताइएगा कि जब हम प्लांट वगैरह भी सेटअप कर लेते हैं, मशीनरी का सिलेक्शन कर लेते हैं, तो क्या कुछ प्लांट सिलेक्शन में रॉ मटेरियल का भी रोल होता है कि इस टाइप का रॉ मटेरियल है तो आपको ये प्लांट सिलेक्शन करना है? हाँ बिल्कुल। प्लांट जब हम परचेज करते हैं तो उससे पहले उससे भी हम डिस्कस करनी पड़ती है जहाँ से हम प्लांट ले रहे हैं जी। तो उसको हम ये बताना पड़ेगा कि हमारे एरिया के अंदर ये रॉ मटेरियल है, उसी हिसाब से प्लांट की सेटिंग वो करके वो लोग देते हैं। जो हैमरिंग प्रोसेस है, ड्रायर प्रोसेस है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि आप हो सकता है भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आपके वहाँ जरूरी नहीं कि पराली अवेलेबल हो, आपके पास जो दूसरे एग्रीकल्चर रेजिड्यूज हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू डिस्कस विद योर मशीनरी वेंडर्स तो एडवांस में आप उनके साथ डिस्कशन कीजिए कि आपके पास रॉ मटेरियल कौन सा अवेलेबल है ताकि अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन ऑफ योर प्लांट एंड मशीनरी कैन बी लाइन अप, अकॉर्डिंगली आपको मशीनें सेटअप करना है। चलिए सर ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। दूसरा आप ये बताइएगा कि जैसे क्योंकि ये जो पूरी मार्केट है, हाँ जी, हाँ जी, एक जीसीबी बेस्ड मार्केट है कि बिल्कुल ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज कितना आता है, तो जैसे अगर आप पराली बेस करते हैं तो क्या आपके प्लांट में यहाँ इन हाउस कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज होती है या आप कहीं बाहर से कराते हैं? नहीं, अपने खुद की लैब होती है, लैब में टेस्ट करके फिर हम ये बेचते हैं माल।
क्योंकि जब पराली का है, पराली का लगभग आप 3300 GCV के लगभग आती है, उसमें 50 मतलब पॉइंट माइनस प्लस तो हो सकता है, क्योंकि कई बार गिल्ली हो जाती है तो उसमें GCV थोड़ी कम आती है, वो 3200 3250 रह जाती है। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर का बड़ा फर्क है इसके अंदर जी। जी। तो ये तो सारा टेस्टिंग करके लेते हैं। मार्केट में जो हमारे को प्राइस मिलता है वो GCV के ऊपर ही मिलता है जी। जी। तो जो GCV है, जैसे सर ने बताया कि अगर पराली बेस है तो उसका एवरेज जो GCV आता है वो 3300 यानी 3300, और जब हम पावर प्लांट्स वगैरह में सेलिंग करते हैं तो वहाँ 3400 का एक स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आपका जो रॉ मटेरियल्स है अगर वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली आपको एक डिसीजन लेना है। तो क्या सर इसमें पराली के साथ कोई दूसरे इनपुट्स भी आप मिक्स करते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम। सरसों का तूड़ा है जैसे, ठीक है, उसको हम मिक्स कर सकते हैं। और भी कई हैं जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, वो सारा इसके अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे GCV भी थोड़ा ठीक बन जाती है जी। ठीक है। सॉडस्ट क्या हम इसमें डाल सकते हैं? इसमें नहीं, वो अकेला ही मतलब अलग से ही बनाएंगे, जिससे हमें मार्केट में अच्छे रेट मिल जाएंगे जी। वो इंडस्ट्रियल मार्केट? हाँ, इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर वो अलग ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर कई कोयले की जगह करते, कोयले की GCV लगभग 4000 से ऊपर ही आती है जी। तो अगर वो करना है तो हमें ये अपने लकड़ी का बुरादा वगैरह का उसका बना के रहो, काफी अच्छे रेट पे मार्केट में सेल हो जाता है जी। चलिए सर, आप ये बताइएगा कि जो आपने 5 टन पर आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लांट सेटअप किया है, मैं इसमें एक बार जो है लैंड के कॉस्ट को छोड़ देता हूँ, हाँ जी, और आपका जो ऑफिशियल कॉस्ट है उसको छोड़ देता हूँ। अगर हम कोर प्लांट एंड मशीनरी पे जाएं तो क्या अप्रोक्सीमेटली सर लगभग 3 करोड़ रुपए के लगभग इन्वेस्टमेंट हो जाएगी प्लांट की 3 करोड़ हो जाती है? हाँ जी। और जो उसके ऊपर जो सिविल स्ट्रक्चर होता है सर, उसके ऊपर लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है लगाने वाले के ऊपर, वो किस टाइप का, कितना बड़ा शेड लगा रहा है या छोटा लगा रहा है, उसके ऊपर काफी कॉस्ट का फर्क आ जाता है जी। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस वगैरह? वो लगभग सबके सेम ही आएंगे, वो लगभग 60 से 65 लाख रुपए मिनिमम खर्चा आएगा जी। और उससे ऊपर अगर लाइन दूर से आ रही है तो उसमें आपका खर्चा बढ़ भी सकता है। तो जब भी आप ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, सर ने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया टेंटेटिवली। कई बार मार्केट में क्या होता है कि आप कोई गलत मशीनरी का सिलेक्शन ना कर लें, क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल जैसे सर अभी आपने 5 टन पर आवर का जो कैपेसिटी रखा है, हाँ जी, वैसे एक्चुअल प्रोडक्शन कितना आ जाता है सर? लगभग आ जाता है, ये सारा मतलब सीजन के ऊपर डिपेंड करता है जी। जैसे रेन सीजन, बारिश का समय है, उस टाइम आपकी प्रोडक्शन दब जाएगी, नहीं पूरी आ पाएगी। जो अब का सीजन है, मतलब ये अप्रैल मई जून का जो सीजन है, इस टाइम क्योंकि मॉइस्चर कम होता है जी, तो प्रोडक्शन लगभग 5 टन पूरी आ जाती है जी। मतलब 5 टन की कैपेसिटी है तो 5 आ जाती है पूरी जी। और वैसे एवरेज में एवरेज 4.5 4.25 4.5 एवरेज आ जाती है जी रूटीन में जी। रूटीन में ऐसा आ जाता है? हाँ जी। और उसके ऊपर आपके ऑपरेटर कैसा है उसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। जो मशीन को संभालता है, जो ऑपरेट करता है, उसके ऊपर भी प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा फर्क माइनस प्लस हो जाता है जी। वेरी गुड सर। हम इस वीडियोज में आगे आपके साथ, सर के साथ, इनका जो प्लांट है वो भी विजिट करेंगे, ताकि आपको प्लांट की भी प्रैक्टिकल फंक्शनिंग्स आपको दिखाई देगी। वो भी हम सर के साथ एक बार जो है शेड्यूल करेंगे अभी विजिट का। तो सर एक इसमें ये बताइएगा कि क्या आपको जैसे बहुत सारा जो ये प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट होते हैं, क्योंकि भारत सरकार का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल, तो बहुत सारे लोगों को क्यूरीज होती है सर, क्या इसमें एक्चुअल में लोन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। तो आपने जब ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, हाँ जी, तो क्या आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ही फंडिंग ली है? हाँ बिल्कुल, इसके तहत ही, AIF के तहत ही मैंने वो लिया है। और इसका बड़ा अच्छा है, उसका जो इंटरेस्ट है, जैसे हम किसान का KCC कार्ड बनता है जी, इसी टाइप में मतलब इंटरेस्ट वापस आ जाता है जी आपका जी। वो आता है सिर्फ 2 करोड़ का ही जी। 2 करोड़ तक के टर्म लोन पे आपका इंटरेस्ट बैक आ जाता है क्वार्टरली 3% का जो। हाँ 3% का जी। तो आपका आसानी से कौन से बैंक से लोन हुआ सर? मेरा पंजाब नेशनल बैंक फतेहाबाद से ही लोन हुआ है जी। और उन्होंने बड़े आसानी से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, हाँ बिल्कुल, AIF के अंदर ही मेरा 2 करोड़ का टर्म लोन इन्होंने किया है। और उसकी सारी जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज थी, यहाँ उनके जो अधिकारी आए और उन्होंने करके मेरा अप्लाई भी हो चुका है जी। एक सर इसमें चैलेंज ये आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं लैंड को ओनरशिप में नहीं लेके आते, वो लीज पे लेके और प्लांट को चालू करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आई थिंक AIF का लाभ
मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल हो जाता है। और वैसे तो वैसे ही कर रहे हैं, जब स्टाम्प ड्यूटी खत्म कर दी गवर्नमेंट ने, जी जी जी, तो इसमें पैसा तो लगना ही नहीं, तो वो फिर ओनरशिप क्यों नहीं कराएं, रजिस्ट्री करवा लें, बैंक में लोन कराते हुए भी दिक्कत नहीं आएगी। जी जी, लीज के ऊपर बैंक लोन करता हुआ थोड़ा पीछे हटता है, वो कहता है भी आप जिसने लीज कराई है उसको भी साथ ले आओ, पलज कराएगा, वो कराएगा, और वो पॉसिबल नहीं वो काफी जगह नहीं हो पाता पॉसिबल। देखिए ये सर का बहुत अच्छा है क्योंकि हरियाणा में जैसे स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्प्टेड है, हो सकता है बाकी दूसरे स्टेट में भी ओवरऑल जो है एमएसएमई यूनिट्स के अगर कोई लैंड बाइंग करते तो स्टाम्प ड्यूटी से एग्जम्पशंस होता है। तो सर का ओपिनियन और रिकमेंडेशन ये है कि आप लैंड को बाइंग करें ताकि आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाए, क्योंकि लीज प्रॉपर्टीज पे बैंक लोन देने में हेजिटेट करता है। हाँ बिल्कुल करता है जी, पीछे हटता है। एक सर ये जो 2 करोड़ तक के जो लोन होते हैं उसमें आपसे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी ली क्या बैंक ने? 2 करोड़ तक नहीं लेते। 2 करोड़ तक नहीं हाँ लेते। अगर उससे ऊपर है 2 करोड़ तक का, तो जो आपने 1 एकड़ 2 एकड़ जो फर्म के नाम जो लैंड कराई है उसी को प्लस करके वो कर देते हैं जी। ठीक है ठीक है। अगर उससे ऊपर लोन ले रहे हैं आप तो आपने कलेक्टिव प्रॉपर्टी शहर की कोई न कोई देनी पड़ेगी, देनी पड़ती है। तो 2 करोड़ तक का टर्म लोन कोलेटरल फ्री सर ने लिया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लाभ लिया है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी का भी लाभ सर ने लिया है। तो सर ये इंटरेस्ट सब्सिडी आपके अकाउंट में आनी शुरू हो चुकी है ना? अभी हो जाएगी, वो उन्होंने जो बैंक ने करना होता है वो प्रोसेस, हाँ वो प्रोसेस कर दिया बैंक ने अपना भी। ठीक है सर, ठीक। बहुत देखिए ये फाइनेंस जो मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के सब्सिडी बेनिफिट जो मैं कई बार आपको हमारी वीडियोस के माध्यम से बताता हूँ, तो सर ने भी अपने यहाँ पे MNRE का क्लेम सबमिट किया हुआ है। हाँ बिल्कुल किया हुआ है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो सर के बेनिफिट हैं वो भी अब यहाँ पे लाइन अप कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने राइट सब्सिडी प्लानिंग के साथ प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है। चलिए सर अब हम बढ़ते हैं हमारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पर सर। हाँ जी। जो एक हर एक बिजनेसमैन का ना एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है कि सर हम रॉ मटेरियल भी है, मैं बैंक से पैसा भी प्लान कर सकता हूँ, और लेकिन मैं बना भी लूँगा, लेकिन मैं इसको बेचूं कहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो साइट होती है सर वो पावर प्लांट से भी दूर होती है, इंडस्ट्रियल एरिया से भी दूर होती है। तो ये जो एक दिमाग में एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि वो बना तो लें, ठीक है, लेकिन बेचे कैसे सर? इसके कई तरीके हैं सेल करने के भी जी। एक तो थर्मल पावर प्लांट में जा ही रहा है लोगों का माल, जी। नए का हो सकता है उसको टेंडर ना मिले क्योंकि कई कंडीशनें जो आ जाती हैं, जो पीछे कंडीशन आई हुई थी 5,000 टन माल इसका सेल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप मार्केट में एनसीआर जो हम हरियाणा से जो बिलोंग करते हैं, हरियाणा में जो प्लांट लगा रहे हैं वो जो इंडस्ट्रीज है वहां जाके आप 25-25 किलो के बैग का भी थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मतलब कोई मेन समस्या नहीं है ये, आदमी घबरा जाता है भाई मैं माल तो बना लूंगा, सेल कहाँ करूंगा मैं। जी। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट में जाना पड़ेगा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, और आपका माल सेल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, काफी 200 किलोमीटर तक तो रूटीन में माल हमारा यहाँ से जाता है जी। ठीक है ठीक है। मतलब पावर प्लांट के अलावा भी इंडस्ट्रियल मार्केट में आपका जो ब्रिकेट या पैलेट है आसानी से सेल आउट हो जाता है। सर का ये कॉन्फिडेंस आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप ऐसा मतलब हेजिटेट ना करें। इसके साथ साथ सर एक पॉइंट होता है कि कितनी दूर तक का माल वो भेज पाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी लग जाती है सर। बिल्कुल, ये तो लगभग हमारे यहाँ से ला लो आप 200 किलोमीटर में पूरा एनसीआर जोन आ जाता है जी। 200 किलोमीटर में ऐसे, तो 200 किलोमीटर तक की रेंज में अगर हम माल भेजते हैं तो वो सुटेबल, हाँ सुटेबल है, और वो मतलब ठीक रेट में चला जाता है। और क्योंकि माल का क्या है कि ये 2-3 चीजों का फर्क आ गया। जो रॉ मटेरियल है ये हरियाणा के पश्चिमी हिस्से में ज्यादा है। ठीक है। पश्चिमी हरियाणा कह लो आप इसको, सरसा साइड है, फतेहाबाद जो एरिया है, ये टुहाना, रतिया, ये सारा, क्योंकि यहाँ धान बहुत ज्यादा मात्रा में बिजाई होती है और इसका मेन रॉ मटेरियल पराली ही है। ठीक है सर, ठीक है। एक सर जो हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि सर उसको बेनिफिट कितना होगा सर, मतलब एवरेज में, अभी आपका प्रैक्टिकल अनुभव है बिल्कुल कि 1 टन में या 1 किलो पे ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ जाती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या आ जाती है, और उसको अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ के एक एवरेज नेट मार्जिन कितना वो एक्सपेक्ट कर सकता है? इसके अंदर क्या है जी, 2.5 रुपए के लगभग तो पराली आ जाती है, क्योंकि पराली सीजन में जो हम लेते हैं 160-170
एक 80 के लगभग 180 रुपए क्विंटल, 170 160 रुपए क्विंटल लेते हैं, लेकिन उसका 25% पराली का वेट कम हो जाता है जी, थोड़े टाइम के बाद सूख जाती है वो, क्योंकि जिस टाइम सीजन में लेते हैं तो वो मॉइस्चर बहुत ज्यादा, वजन ज्यादा होता है, मॉइस्चर लॉस की वजह से सूख जाता है, तो लेकिन वो 2.5 रुपए कॉस्ट पराली की आ जाती है जी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हम जब जनरल कैलकुलेशन करते हैं तो लगता है कि हमने 1 रुपया 60 पैसे में पराली ले ली है, लेकिन जैसे आपने सीजन में बाइंग की उसके बाद उसका मॉइस्चर लॉस होगा तो उसकी कॉस्ट फिर हमारे लिए बढ़ जाएगी। आप 25% कॉस्ट बढ़ जाती है जी उसकी। 25% कॉस्ट इंक्रीजमेंट होगा आपका मॉइस्चर लॉस होने की वजह से। उसके बाद फिर ये मान के चलो आप लगभग फिर डिपेंड करता है कि प्लांट किस कंपनी का है। मार्केट में काफी कंपनियां हैं जो चाइना से भी लोग लेके आ रहे हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है लगभग उसका खर्चा आ जाता है जी 1500 रुपए से 1800 रुपए पर टन का जी, 1 टन के ऊपर। हाँ जी हाँ जी, यानी 1.5 रुपया से लेके 2.25 रुपए तक आ जाता है, यानी 1.5 रुपीज पर केजी जी। और दूसरा एक यहाँ और प्लांट है मार्केट में, राजकोट से भी बनाता है एक, वो देता है, उसका जो एवरेज जो मार्केट से पता लगा है तो उनका जो खर्चा है वो 1.20, 1.25, 1.10 इलेक्ट्रिक कम आता है, क्योंकि उन्होंने जो लाइनअप जो इसका प्लांट का बनाया है वो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, ताकि मशीन को माल प्रॉपर मिलता है। कभी कम, अगर लेबर से हम मैनुअल कराएंगे कभी प्लांट में माल ज्यादा चला जाता है, कभी वो खाली चल रह जाते, माल नहीं गिरती लेबर, तो इसलिए उनके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो सारा पूरा सेटअप, अगर लाइन ही पूरी लाएंगे, लेबर का काम बीच में नहीं रखेंगे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब 30 से 40 पैसे कम आता है जी, कम आता है। और इस बिजनेस में 30 से 40 पैसे का बहुत ज्यादा बड़ा गैप बन जाता है जी। प्रोडक्शन को देखते हुए अगर हम महीने का जोड़ेंगे वॉल्यूम के हिसाब से बहुत ज्यादा मतलब लॉस हो जाता है। अगर हम सबसे जरूरी देखना है प्लांट लगाते हुए हम प्लांट को किस तरीके से लगाएं। अगर हम ऑटोमेटिक टाइप लगाएंगे थोड़ी कॉस्ट तो बढ़ जाती है, लेकिन आपकी वो कॉस्ट आने वाले 2-3 महीने में निकल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिकवर हो जाती है। 2.5 रुपया आपने बताया कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, हाँ जी, 1 से लेकर 1.25 रुपए तक का बिजली का खर्चा है जी, ठीक है, और 40 पैसे लेबर का खर्चा है जी, 40 पैसे लेबर का खर्चा, और 50 पैसे लगभग आ जाएगा आपका मेंटेनेंस का खर्चा जी, मेंटेनेंस का, हाँ, जो स्पेयर पार्ट वगैरह। 1 रुपया एक्स्ट्रा मान लें लेबर और मेंटेनेंस, हाँ जी हाँ जी, और 1.25 रुपया हो गया हमारा इसका इलेक्ट्रिसिटी का, बिल्कुल 2.25 रुपया, और 2.5 रुपया हमारा पराली का है, तो ये 4.5 से लेके 4.25 तक, और 5 रुपए तक भी आ सकता है। और डिपेंड करता है कि आपका रॉ मटेरियल कितनी दूर से आया है। राइट सर, उसके ऊपर फिर ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एवरेज में कितना आ जाता है? बस वो उसमें 2.5 रुपए लगभग हमारे प्लांट में ही आ जाता है माल विद ट्रांसपोर्टेशन जी। और जब आप सेलिंग का करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन, वो लगभग आ जाता है जी 70 से 80 पैसे, जो मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक का ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगता है जी, 70 से 80 पैसे पर केजी। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये जो कॉस्टिंग आप बता रहे हो 5.5 से लेके 6 रुपए तक की रेंज में, बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर उसका 8 रुपए में माल बिकता है तो वो हम प्रॉफिट ठीक 2 रुपया उसका मार्जिन आ जाता है। मार्जिन ये और बढ़ जाता है जी, मार्जिन बढ़ता है जी। आप अगर पराली अपने बेलर लेते हैं तो 1 रुपए का मार्जिन फिर बढ़ जाता है जी, अगर बेलर प्लांट के खुद अगर परचेज कर लेते हैं तो जी। ठीक है सर, ठीक। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो मार्जिन आता है कि हम सौर ऊर्जा का भी अगर इसके साथ 1 मेगावाट का लगा लेते हैं प्लांट, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, और ये लगभग मार्जिन 3 रुपए पे पहुंच जाता है जी। ग्रेट। यदि देखिए अगर आपके पास कैपेक्स है, आप फंड्स इन्फ्यूज कर सकते हैं, तो यू कैन थिंक अबाउट द सोलर पैनल सेटअप, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट। बहुत बढ़िया सर। तो ओवरऑल आपने प्लांट का रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन, प्लांट एंड मशीनरी, उसके सेलिंग ऑप्शंस पे सर ने सारा डिटेल में बताया, और जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो भी सर ने शेयर किया। सर अब लास्ट सेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाँ जी, आप थोड़ा सा ये बताइए कि सर मेजर चैलेंज क्या आपको फेस हुए, आपको क्या फेस हुआ? इसके अंदर मेजर चैलेंज 2 ही फेस होते हैं जी। जी, सबसे पहले तो है रॉ मटेरियल जी। जी, अगर आपके पास रॉ मटेरियल आपने प्रबंध कर लिया, एक फेस से आप क्लियर हो जाते हैं। बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट, हाँ, वो हो गया जी, एस्पेक्ट का कवर। सेकंड आता है जी आपका लेबर का, प्लांट का जो ऑपरेटर टीम है उसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा कुछ देखिए चैलेंज करता है। ऐसा एस्पेक्ट है जो हो सकता है कि हम भूल जाएं, लेकिन सर ने बहुत अच्छा जो है एक जो फैक्ट वो शेयर किया कि आपकी जो ऑपरेशनल प्लांट की जो टीम है
हाँ, उसके ऊपर बहुत कुछ है। अच्छा होगा तो उतना अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा सर। प्रोडक्शन निकलेगा तो आपके खर्चे कम आ जाएंगे जी जी जी। आपको मार्जिन बढ़ जाएगा। तो क्या कोई ऐसा इनका ट्रेनिंग प्रोसेस भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है जी, ट्रेनिंग प्रोसेस तो बिल्कुल होता है। मतलब जैसे लोग कई कंपनियां बाहर की हैं जो सीधा प्लांट ले आते हैं, वो सर्विस नहीं दे पाते। सर्विस नहीं दे पाते, ठीक है ठीक। और वो ट्रेनिंग भी नहीं दे पाते, तो वो ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि ऑपरेटर नहीं मिलते इनके जी। जी जी जी। और जो इधर राजकोट वगैरह में जो प्लांट बना रहे हैं, अच्छा प्लांट बना रहे हैं वो भी, लेकिन उनका एक सबसे है कि वो एक महीने की ट्रेनिंग देते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने ऑपरेटिंग टीम के कोई भी 2 सदस्यों को हमारे पास भेज दो, तो वो ट्रेनिंग देंगे, तो उससे काफी कुछ राहत मिल जाती है। क्योंकि जब नया नया प्लांट लगाते हैं खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर उसको ऑपरेटिंग टीम नहीं मिलती। जी जी। वहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी ऑपरेटिंग टीम के लिए भी। ठीक है सर, ठीक। तो ये जो ट्रेनिंग के लिए प्लांट आप मर्जी जिसका लगाएं, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। टीम की जो ट्रेनिंग हाँ वो आप जरूर कराएं, वो जरूर कराएं। हाँ बिल्कुल। तो रॉ मटेरियल का एक जो चैलेंज है सर ने शेयर किया, वो आप अच्छे से फोकस कीजिए, प्लांट का सिलेक्शन अच्छे से कीजिए, प्लस जो आपकी ऑपरेशनल टीम है उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा वो मैनेज करते हो तो इस बिजनेस को रन अप करना उनके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा जी। और जब तक नहीं करेंगे तो ये बिजनेस ऐसा लगेगा कि ऑपरेटिंग टीम कहाँ से लेके आए जी, क्योंकि प्लांट अभी काफी लग गए हैं लेकिन इतने ऑपरेटिंग टीम मिल नहीं रही। एक सर अभी जो मार्केट में काफ़ी जो नए इन्वेस्टर आते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है कि हम लेट हो गए हैं और अगर हम शुरू करेंगे तो कंपटीशन बढ़ चुका है। तो नए प्रोस्पेक्टिव जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए या ये इस इंडस्ट्री का फ्यूचर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये सोचना भाई हम लेट हो गए, लेट नहीं है इसके अंदर। ठीक। अब पिछले दिनों पेपर में देखा था मैंने, अखबार में, हरियाणा के अंदर 3 जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनको 26 करोड़ रुपए फाइन लगा था। जो 5% निर्धारित गवर्नमेंट ने किया था वो भी उसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो उनको पेनल्टी जो लगी है, हाँ वो इसलिए लगी कि आपने माल ही नहीं पूरा ले पाए। अब अगर वो माल लेंगे तो मार्केट में बिल्कुल मार्केट में इसकी कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन इस चीज का है कि आप अपना रॉ मटेरियल खुद इकट्ठा करके करेंगे तो कोई कंपटीशन नहीं है आपके लिए। इसके अंदर काफी रास्ते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी जी। कोई भी 2 लड़के मार्केटिंग के लिए रखो तो आप प्राइवेट मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हम सरकारी में देंगे, प्राइवेट में रेट भी ठीक मिल जाता है जी। देखिए आप अगर नए इन्वेस्टर हैं तो सर ने बहुत एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया इस इंडस्ट्रीज के बारे में। आप घबराइए मत, अभी कोई ऐसा इतना हाई लेवल के कोई इश्यूज जनरेट नहीं, क्योंकि डिमांड प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा है। तो सर एक दीपक जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यदि कोई नया बिजनेसमैन इसमें आना चाहता है या जिनके ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हाँ जी, तो आप कैसे उन लोगों को असिस्ट करने की कोशिश करेंगे सर? नहीं ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर नया भी आना चाहता है तो ये 2-3 पॉइंट हैं, ये ध्यान में रख के आप प्लांट एक तो साइट का चुनाव ऐसा करें जहाँ रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाए। जी जी जी। दूसरा रॉ मटेरियल को खुद अपना इकट्ठा करने के साथ प्लांट के साथ साथ इसको भी एक मेन जो है, अगर आपके बेलर और वो मैनेजमेंट अगर कर लेता है प्लांट मालिक तो उसको काफी अच्छी राहत मिल जाएगी। एज ए एग्रीगेटर सर, अगर मान लीजिए मैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम बना लें लेकिन बेचे कहाँ पे, तो क्या आप का जो ये प्लांट सेटअप है क्या आप किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को हाँ जी सेलिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं? हाँ बिल्कुल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनको अगर कहीं बेचने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपसे कांटेक्ट करो, उनका हम करवा देंगे। और अगर आपको प्लांट सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सर हाँ उसका भी हम उनको बताएंगे, एक एक चीज अलग अलग समझाएंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। उनको अगर कोई ऑपरेशनल टीम की अगर स्टाफ की कमी हो तो सर हाँ उसका भी वो प्रबंध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है स्टाफ के लिए भी, यानी स्टाफिंग असिस्टेंट। हाँ उसको ट्रेनिंग भी दे देंगे। ट्रेनिंग का भी एक सिस्टम है कि वो अपने आदमी भेज दे और उसको यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा असिस्टेंस आपको यहाँ मिल रहा है, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग फैसिलिटी सर की तरफ से लाइन अप है। आपको सेलिंग्स में प्रॉब्लम है तो उसमें भी सर का सोल्यूशन है। प्लांट के टेक्निकल नो हाउ है उसके बारे में भी जानना है तो सर की बहुत वास्ट नॉलेज इसके ऊपर है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च वर्क करके प्लांट का सेटअप किया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा एक हमारे लिए टाइम दिया। आखिरी में बस मैं एक आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर क्या मैसेज आप जो है KIP के लिए, जो KIP से आप कनेक्ट हुए सर, हमें भी बड़ी खुशी है,
तो केआईपी के लिए, केआईपी से आप कनेक्ट हुए, आप क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना? नहीं, बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में मुझे कोई नॉलेज नहीं दी। मैं केआईपी के ऑफिस गया, मुझे वहां से सारी जानकारी हासिल मिली और सारा जितना सब्सिडी का और जितना भी सारा था वो केआईपी के ही माध्यम से मेरा सारा हुआ है। वहां से मुझे जानकारी सारी प्रोवाइड हुई थी, उसी हिसाब से हमें सारी चीजें मतलब अप्लाई भी कर चुके हैं केआईपी से, और सारी चीज सब्सिडी वगैरह सब अप्लाई हो चुकी है हमारी भी। देखिए हमें भी बड़ी खुशी, और मैं तो आप सबसे यही करूंगा, अगर अच्छे उससे आप अगर बात करते हैं केआईपी से, तो आपको काफी जानकारियां मार्केट में दाएं बाएं से धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएंगे ऑफिस में, एक ही छत के नीचे सब जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा फीडबैक हमारे सर्विसेज के लिए दिया। हमें भी बड़ी खुशी होती है कि सर ने हमारे साथ मिलके और बहुत अच्छे पेशेंस वे से पूरा टेक्निकल नो हमारे से अंडरस्टैंड किया, चाहे वो प्लांट का सिलेक्शंस हैं, चाहे बिजनेस मॉडलिंग्स हैं। सर ने अपना एक एलएलपी फॉर्म किया है, उसके थ्रू ये बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। बैंक फाइनेंसिंग में इन्होंने हमारी टीम से असिस्टेंस लिया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए और जो सब्सिडी बेनिफिट है उनके लिए भी। और अब आने वाले समय में जो सेलिंग सॉल्यूशन है उसमें भी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और केआईपी के साथ जुड़कर इन्होंने जो बायोमास सेक्टर में जो कमिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो सजेशंस दिए हैं तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल्स हैं। आप भी यदि बायोमास सेक्टर में आना चाहते हैं, आप केआईपी से ज़रूर जुड़िएगा। केआईपी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में अगर आपको प्लांट से रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस हो रही है, खास तौर करके हरियाणा और पंजाब में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा होल्ड है सर का, तो आप सर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अब हम सर के साथ चलते हैं और जो प्लांट, देखिए आपको यहाँ प्लांट नजर आ रहा होगा, प्लांट की प्रैक्टिकल फंक्शनिंग आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है सर हमें बताएंगे कि कैसे पैलेटाइजेशन बनता है, क्या प्रोसेसिंग। तो चलिए चलते हैं प्लांट के अंदर। ये सबसे पहले तो ये श्रेडर है जी हमारा, जहाँ पराली की कटाई की जाती है जी। श्रेडर बोलते हैं इसको। अच्छा। और ये पराली की कटाई की जाती है इसके अंदर जी। मतलब पराली यहाँ से डलेगी, ये अपने आप फिर चलती जाएगी जी। काट के पराली कट के आके ढेर लग जाएगा जी। अच्छा। इस ढेर को फिर हम लोडर से ऑटो फीडर में डालेंगे जी। यहाँ ये पराली का ये ढेर लग गया, यहाँ ये सारा, हाँ जी, ये सारा पराली का ढेर लग गया। कटी हुई पराली है सारी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। काटने के बाद ये इधर सरका दिया, जब स्टॉक में हमने रख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये पराली जैसे अब ये डाल रहा है ट्रैक्टर, ये ऑटो फीडर में डालेगा जी। अच्छा, ये फीडर में? हाँ, ऑटो फीडर बोलते हैं इसको। ऑटो फीडर, हाँ, ताकि ऑटोमेटिक अपने आप फीड करेगा जी ये। अच्छा अच्छा। अब ये इस ट्रैक्टर, यहाँ लेबर का कोई काम नहीं है, ये ट्रैक्टर ने इसके अंदर ऑटो फीडर में डाल दिया जी। ठीक है। तो ये डालने के बाद फिर अभी आपको आगे से दिखाऊंगा प्रोसेस। हाँ, ये आप क्या है कि ये नमी नहीं है बिल्कुल भी। ये नमी देने के लिए ये है, ये हमने चलाए यार, क्योंकि बिल्कुल 5 या 6% की जो नमी रहेगी पराली के अंदर, उसको नमी देने के लिए हमने फॉगिंग सिस्टम शुरू किया है जी। अच्छा, नमी मेंटेन रह जाएगी। ये जैसे पराली इसके अंदर डाली, कटने के बाद ये ऑटो फीडर में आ गया जी सारा जी। ऑटो फीडर से ये प्रॉपर ये अपने आप माल ऑटोमेटिक जाएगा जी। सिलेंडर से जो पराली कटी, हाँ, वो लोडर से इसके अंदर आ गई जी। ये ऑटोमेटिक यहाँ से पराली इन्होंने उठा ली, तो ये फिर आगे हैम्पर, ये हैम्पर आ गया जी। ये हैम्पर आ गया जी। हैम्पर क्या करता है? ये इसका बिल्कुल पाउडर बना देता है जी। इसके बाद फिर ये साइक्लोन से आगे पायलट मशीन में चला जाता है, डस्ट कलेक्टर में आ जाता है। हाँ, ये डस्ट कलेक्टर है जी। हाँ, बिल्कुल 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 सारे डस्ट को मिल जाता है। ये भी डस्ट कलेक्टर है जी। ये ऑटो फीडर दूसरी मशीन का, ये पूरी लाइन बनाई, 2 लाइन है जी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सेपरेट मशीन है। और ये इधर एक लाइन इधर होगा, एक लाइन ये इधर होगी। ये डाइटन की है जी। 2 लाइनें चलती हैं। हाँ, 2 लाइनें चलती है जी। ये एम्बर से साइक्लोन में आ गया जी। साइक्लोन से पाउडर हो गए, ये पायलट मशीन में आ गया जी। ये पायलट मशीन है, ये वाली पायलट मशीन है। साइक्लोन में, साइक्लोन से पायलट मशीन में जी।
हाँ ये पायलट मशीन है और उससे फिर कन्वेयर से होते हुए आगे माल आ गया जी। हाँ ये आ गया जी, ये 10 mm माल है जी। ये देखिए ये पैलेट्स यहाँ बन रहा है 10 mm। हाँ 10 mm जी। 10 mm का मतलब ये चौड़ाई। हाँ ये जो इसकी राउंड है घेरा ये 10 mm का है जी। ये 10 mm का और ये 60-65 mm तक आ जाता है। ये लेंथ है इसकी। हाँ ये लेंथ आ गई जी। ये मतलब काफी मजबूत आइटम बन जाता हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। इधर ये 8 mm चल रहा है जी। है। ये 10 mm है। ये 10 mm है, ये 8 mm है, ये 8 mm है, ये 8 mm का साइज है। ये 8 mm का साइज है। दोनों में क्या फर्क रहता है? ये 2 mm का फर्क है। ये प्राइवेट मार्केट में काफी अच्छा सेल हो जाता है 8 mm। 8 mm का। हाँ जी हाँ जी। इससे क्या कोई जेसीबी में इसकी ईजिंग थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाती है, जेसीबी थोड़ा ठीक मिल जाता है इसमें। ये सारा प्रोडक्शन आपका यहाँ रहता है। हाँ जी हाँ जी। देखिए बहुत अच्छे से सर ने हमें बताया है कि कैसे सिलेंडर से कटने के बाद हाँ जी हाँ जी। आपका ऊपर में आता है। हाँ सिलेंडर से माल कट गया, ट्रैक्टर से हमें लोडिंग करके ऑटो फीडर में आ गया जी। ऑटो फीडर में आता ऑटो फीडर से ऑटोमेटिक फिर आ गया एम्पर में जी। है एमर में। एम्पर से फिर अपने आप ये सारा सिस्टम लगा हुआ वैक्यूम से ये आ गया साइक्लोन में जी। साइक्लोन से आ गया फिर अपने इसके अंदर पायलट मशीन में जी। अरे पायलट मशीन मानेगा पायलट ये चाह रहे हैं, बीच में लेबर का कोई काम नहीं है जी। तो अभी कितनी कैपेसिटी से चल रहा है ये 2.5 टन का है। तो डस्ट कलेक्टर का जो डस्ट आता है वो सारा इसी के अंदर आ जाता है दोबारा जी। वो डस्ट आप मिक्स करके सब मिक्स की इससे क्वालिटी में इम्पैक्ट नहीं नहीं और बढ़िया बनेगा। उसकी रिंग ज्यादा होती है, उससे क्या होता है कि वो डस्ट नहीं होता, मिट्टी तो पीछे निकल जाती है हमारी जी। अच्छा 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 ये तो पराली का जो अंदर का जो होता है पाउडर, ठीक है। ये पाउडर आता है और इसमें जेसीबी ज्यादा होती है, बल्कि मतलब जो डस्ट हम बोल रहे हैं हाँ। ये मिट्टी वाली डस्ट नहीं नहीं है। मिट्टी वाली डस्ट पीछे निकल जाती है जी वो हमारी। पीछे नहीं, ये डस्ट पराली की डस्ट है। ये पराली की डस्ट है जी, इसी का फिर आप इसी में मिक्स ये करते इसी के अंदर चला जाता है सारा। हैं, इससे क्वालिटी अच्छी बनती है। क्वालिटी भी बनती है, उससे क्या है कि बाइंडिंग बहुत बढ़िया हो जाती है, Binding फिनिशिंग बढ़िया आती है। कोई बाइंडर तो नहीं डालते आप इसमें? नहीं कुछ नहीं डालते जी, प्योर सीधा ही। प्योर पराली है सीधी जी। पराली है या सरसों का तूड़ा मिक्स करना हो तो आप कर सकते हैं, उससे जेसीबी आपकी अच्छी आ जाएगी जी। ये सारा आपने यहाँ पे स्टॉक किया हुआ है। हाँ जी सर ने यहाँ देखिए पराली का स्टॉक किया हुआ है आसपास में। बहुत अच्छा कैंपस भी सर ने मैनेज किया। उस तरफ भी देखिए आप पराली का स्टॉक है। यहाँ पे एक सर इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? नहीं वाटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। कोई रिक्वायरमेंट पानी की नहीं रहती टेक्निकली। हाँ टेक्निकली तो इसके अंदर नमी तो हम दे ही नहीं सकते मतलब पानी की कोई ऐसा ना ना। ये तो सिर्फ पानी का तो हमें अपना प्रबंध है, व्हीकल कोई ऐसा कोई फायर वगैरह हो तो पानी अपने पास हो तो दिक्कत नहीं आएगी। फायर इक्विपमेंट वगैरह आपने हाँ बिल्कुल सब हमें सब सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं सारे।